हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे कॉमन एरर्स की। मेंस के एग्ज़ाम के लिहाज से या फिर प्रीलिम्स को अगर टारगेट कर रहे हैं इस वर्ष, तब भी इम्पॉर्टेंट है। तो एसएससी का कोई भी आप एग्ज़ाम मान लीजिए, सीएचएसएल या फिर आपका सीजीएल या सीपीओ या एमटीएस या फिर बैंकिंग की बात कर लें या किसी और एग्ज़ाम की बात करें, कॉमन एरर सभी के अंदर पूछा जाता है। तो उसमें कैसी अप्रोच आपकी होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राम विशेज ही विल बी रिचर। पहले तो इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको हिंदी में इसको आपको करके देखना है। इसका मतलब ये है कि आपने क्या सेंटेंस को पढ़कर समझ लिया है कि क्या कहना चाहता है। अगर इतना आपको समझ में आ जाता है तो काफ़ी हद तक तो आपको एरर का पता लग ही जाता है। राम विशेज ही विल बी रिचर, कि राम विश कर रहा है, मीन्स राम की चाहत ये है कि ही विल बी रिचर, कि वो क्या हो, अमीर हो जाए। तो जब भी आप विश करते हैं, थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो नरेशन के अंदर आते हैं, जिसमें इच्छा की जाती है, ही विज्ड, ब्लेस्ड, प्रेड, ये सब लगाते हैं हम। वहाँ पे मॉडल के रूप में विल का मे का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ही मे बी रिचर आ जाना चाहिए। आने को तो खैर माइट भी आ सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ प्रेजेंट फॉर्म दे रखी है, विज्ड नहीं दे रखा है, तो मैं इसको मे को प्रेफर करेंगे। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। दूसरे प्रश्न को देखेंगे तो द कस्टमर सर्विस एसोसिएट गेव अस मच इन्फॉर्मेशन विच वी नीडेड। तो कस्टमर सर्विस एसोसिएट जो है उसने हमें मच इन्फॉर्मेशन दी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी जो जिसकी हमें ज़रूरत थी। ये तो इसका ट्रांसलेशन हुआ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किस चीज़ को लेकर है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रखा है आपको प्लूरल फॉर्म में, मीन्स आपको एस जोड़ कर दे रखा है, जबकि इन्फॉर्मेशन है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है ना। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल जब हम कहते हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि वी कैन नॉट प्लूरलाइज द गिवन वर्ब। इसलिए आप इन्फॉर्मेशंस में से एस को हटा दीजिए, आपका जो आंसर है वो बी होगा। तो एक जो लिस्ट होती है अनकाउंटेबल नाउन की, हालांकि अनकाउंटेबल तो बहुत सारी नाउन्स हैं, लेकिन जो प्रश्न बार बार में परीक्षा में पूछे जाते हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन है, एडवाइस है, या फिर फर्नीचर, ज्वेलरी, मशीनरी, कन्फेक्शनरी, ब्रेड, लगेज, बैगेज, इलेक्ट्रिसिटी, इक्विपमेंट, ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जनरली एग्जामिनर जो प्रश्न पूछता है, बार बार में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ये प्रश्न आता है। ठीक है, तो कस्टमर सर्विस एसोसिएट जो है उसने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी जिसकी हमें आवश्यकता थी। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। थर्ड कह रहा है, नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली विच ड्रेंस्ड मी कंप्लीटली। ड्रेंच जो शब्द है इसका मतलब है भिगो देना। ठीक है, क्या कह रहा है कि नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट, मैं मतलब घर से बाहर आया ही था। ठीक है, मार्केट के लिए, मतलब मैं मार्केट के लिए घर से बाहर आया ही था कि वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई, काफ़ी भारी बारिश हुई जिसने मुझे पूरी तरह से भिगो दिया। तो दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस एंड वेयर वी हैव टू स्पॉट द एरर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नो सूनर जो है एक नेगेटिव एडवर्ब है, और नो सूनर के बाद में अगर मैं बात करूँ तो स्केर्सली भी हो सकता है, रेयरली भी हो सकता है, सेल्डम हो सकता है, नॉट ओनली हो सकता है, नेवर हो सकता है, नोर हो सकता है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस हो सकता है, हार्डली, स्केर्सली भी हो सकते हैं। ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनसे स्टार्ट होने पर सेंटेंस में इन्वर्जन आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इन्वर्जन से सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो किससे पहले आती है, सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ पे डिड है वो सब्जेक्ट से पहले है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और नो सूनर जो है उसके साथ कंजंक्शन आपको पता होना चाहिए, क्या लगता है, देन। तो यहाँ पे व्हेन नहीं आके क्या लगना चाहिए था, देन। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, बी, राइट। ड्रेंच का मतलब नोट कर लीजिएगा, भिगोने को बोलते हैं। शी फेसेस द पजलिंग डिलेमा ऑफ डिसओबेइंग हर फादर और लूजिंग द मैन शी लव्स। तो अब उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, एक दुविधा का विषय है कि उसे मतलब क्या विषय है कि अपने पिता को डिसओबे करे या फिर उस आदमी को लूज कर दे जिसको वो मतलब प्रेम करती है। तो दो चीज़ें हैं, पिता को चुनना है या पति को चुनना है, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पे एक जो वर्ड दे रखा है डिलेमा, ये दुविधा को बोलते हैं। एंड व्हेन यू आर इन डिलेमा इट मीन्स यू आर इन अ फिक्स, इट मीन्स यू हैव टू ऑप्शंस एंड यू आर अनेबल टू डिसाइड वेयर टू गो, विच साइड टू गो और विच ऑप्शन टू बी ऑप्टेड। तो इसलिए डिलेमा जो है वो खुद ही एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे आप पजल रहते हैं, जहाँ पे आप टेंस्ड रहते हैं, जहाँ पे आपको परेशानी होती है दो में से एक विकल्प चुनने में। तो जब ये ऐसी स्थिति ऑलरेडी है तो पजलिंग लगाने की ज़रूरत कहाँ है, तो पजलिंग को हटा दीजिए। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है शी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग एट दैट स्टोरी। तो बहुत ही मतलब अम्यूजिंग थी, मतलब स्टोरी मतलब सुनकर, और बहुत ज़्यादा एंटरटेन थी, यूँ कह सकते हो। मैं आपको इसके लिए बता दूं एक चीज़, आप समझेंगे इस एग्जाम्पल से। इंटरेस्टिंग एक वर्ड होता है और एक होता है वर्ड इंटरेस्टेड। एक होता है इंटरेस्टिंग, एक वर्ड होता है इंटरेस्टेड। इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? इंटरेस्टिंग जो होता है ना वो होता है रोचक, ठीक है, और इंटरेस्टेड जो होता है वो है आप जिसमें रुचि लेते हो। जैसे इंग्लिश है वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इंटरेस्ट पैदा करने वाली है, और मैं उसके लिए इंटरेस्टेड हूँ, मैं उस इंग्लिश में इंटरेस्टेड हूँ। तो कोई व्यक्ति जो है वो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो सकता है, और वो चीज़ जो है जो इंटरेस्ट पैदा करने वाली हो वो क्या हो सकती है? इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे आप समझिए ऐसी ही सिचुएशन है कि शी जो है वो थी इस स्टोरी के अंदर क्या। तो अब ये अगर कोई व्यक्ति दे रखा हो और व्यक्ति की चीज़ के अंदर कुछ चीज़ है तो उसके लिए हम पास्ट पार्टिसिपल जैसे इंटरेस्टेड यूज़ किया वैसे ही यहाँ पे अम्यूज्ड यूज़ करेंगे। अम्यूजिंग नहीं आएगा। अम्यूजिंग कोई चीज़ हो सकती है आपके लिए। अम्यूज का मतलब होता है एंटरटेनिंग, राइट, मनोरंजक। 6th कह रहा है आफ्टर ए कंप्लेंट वॉज फाइल्ड पुलिस टीम्स वॉज गिवन द फोटोग्राफ ऑफ द एक्यूज्ड फ्रॉम द सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डेड एट द होटल। तो कंप्लेंट जब फाइल की गई उसके बाद में पुलिस टीम को क्या किया गया? फोटोग्राफ दी गई अक्यूज्ड की, आरोपी की, और सीसीटीवी फुटेज से मतलब जो रिकॉर्ड किया गया था फ्रॉम सीसीटीवी फुटेज। ये अक्यूज्ड की फोटोग्राफ कहाँ से निकाली? सीसीटीवी फुटेज से निकाली, और सीसीटीवी फुटेज कहाँ से निकला? ये रिकॉर्ड हुआ था होटल में। ये तो इसका ट्रांसलेशन है। प्रॉब्लम इस चीज़ को लेकर है कि जब कंप्लेंट दर्ज की गई उसके बाद में पुलिस टीम, अगर मैं टीम्स को सही मान लेता हूं तो फिर तो वर आना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि टीम्स प्लूरल है। और अगर मैं टीम कर दूं, क्योंकि ये ऐसी कोई इतनी बड़ी कुछ घटना दे नहीं रखी, तो डेफिनेटली आप ये मान सकते हो कि एक ही टीम रही होगी, और एक टीम रही होगी तो इसको फिर वो रहने दीजिए, लेकिन टीम्स को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? टीम में। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अच्छा, इसका पीडीएफ बता दूं मैं आपको कि पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ ही चुके होंगे आप, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखें लिंक। अच्छा, एक और सूचना मैं आपको दे दूं कि अब अपनी जो एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस, जो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर रखी हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं डाउनलोड कर रखा है तो आप लिंक के थ्रू जाकर डाउनलोड कर पाएंगे, या सीधा प्ले स्टोर में आशीष क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे अब आप टेस्ट भी दे पाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा है। हम लोगों ने टेक्स्ट बुक से कोलैबोरेट किया है। आप वहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट हैं, मतलब मैं कहूँ थाउजेंड्स की संख्या में टेस्ट वहाँ पे उपलब्ध हैं और बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध है। तो अब आप पहले तो कुछ फ्री कंटेंट भी वहाँ पे अवेलेबल है। उस फ्री कंटेंट के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि क्या लेवल है, कैसा इंटरफेस होगा, कैसे आप मतलब उस चीज़ को टेस्ट देंगे तो कैसे एनालिसिस कर पाएंगे, वो सब सुविधाएं आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो वहाँ आप एक बार देखें फ्री कंटेंट में जाकर, उसके बाद आप बाई कर सकते हैं। एसएससी और रेलवे के बच्चों के लिए टेस्ट उपलब्ध है, बैंक के बच्चों के लिए टेस्ट उपलब्ध है, एनडीए के बच्चों के लिए उपलब्ध है। जल्द ही बहुत सारे टेस्ट उपलब्ध होंगे हर एक कैटेगरी के लिए, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। और ये एक नया फीचर हमने ऐड किया है एप्लीकेशन में, ठीक है। और जल्द ही कुछ और कोर्सेज भी लॉन्च किए जाएंगे, लेकिन पहले मैं ये जो पेंडिंग कोर्सेज मेरे चल रहे हैं उनको कंप्लीट कर दूं। टाइम इतना ही मिल पाता है, पहले उनको कंप्लीट किया जाए, उसके बाद में हम कुछ विशेष कोर्सेज, कुछ जो बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए, आप जो वेट कर रहे हो एडिटोरियल का, वो भी हम लॉन्च करेंगे जल्द ही। लेकिन एक बार ये मेंस वाला एग्जाम हो जाए, कुछ वीडियोज़ अभी मुझे बनाने पड़ेंगे और टाइम इतना ही मिल पा रहा है, जस्ट मतलब हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कारण से ये सब चल रहा है। इस कारण से वो पेंडेंसी चल रही है काफ़ी दिनों से कि आपको एडिटोरियल नहीं मिल रहा। आपके कमेंट्स लगातार आ रहे हैं, मैं जवाब भी नहीं दे पा रहा आपके। अब जवाब चूँकि मैंने वीडियोज़ में दिए हैं लेकिन आपने शायद पूरा वीडियो नहीं देखा हो, तो मैं फिर रिपीट कर दूँ कि चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन एक बार आप ये मेंस वाला एग्जाम हो जाए उसके बाद में मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। 7th क्वेश्चन है ये, शाहजहां वॉज एन एयर एट द मुगल थ्रोन। पहली बात तो ये तो देखो प्रिंट मिस्टेक हो गया, फुल स्टॉप आना चाहिए कॉमा के स्थान पे, वाक्य आगे है ही नहीं। शाहजहां वॉज एन एयर एट द मुगल थ्रोन। मुगल सिंहासन, थ्रोन सिंहासन होता है, उसमें शाहजहां जो है वो मुगल सिंहासन का वारिस था। एयर जो शब्द होता है ये वारिस को बोलते हैं। जब कोई पुरुष उत्तराधिकारी हो तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एयर, और जब कोई महिला उत्तराधिकारी हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एयरस, ठीक है। पुरुष उत्तराधिकारी हो तो एयर और महिला हो तो एयरस, एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, उत्तराधिकारी किस चीज का है उसके लिए लगाना चाहिए प्रेपोजिशन टू, तो यहाँ पे एट गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए। 2 नंबर आंसर आ जाएगा।
फिर कह रहा है कि द गवर्नमेंट इज स्टिल इन द प्रोसेस, गवर्नमेंट अभी भी उस प्रक्रिया में है। कौन सी प्रक्रिया? प्रक्रिया है फाइनलाइज करने की, अंतिम रूप देने की। किसको? नई पॉलिसी की जो गाइडलाइंस है उसको। और गाइडलाइंस किसके लिए है? कि लैंड को कैसे एलोकेट करना है, ज़मीन को कैसे आवंटित करना है, और किसको आवंटित करना है? प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जो निजी क्षेत्र के संगठन हैं उनको। यहाँ पे प्रॉब्लम है, ऑ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने बाद में लेता है ऑब्जेक्ट, और जब कोई क्रिया ऑब्जेक्ट बनती है तो उसका तरीका होता है कि उसमें आईएनजी प्लेस करें, तो आप इसको कर दीजिए फाइनलाइजिंग। ठीक है, जब कोई प्रेपोजिशन है उसके बाद में कोई वर्ब लगाते हो तो उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में मींस नाउन फॉर्म में चेंज करना होता है। एंड हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ कैन वी मेक इट? वी विल हैव टू यूज आईएनजी विद देम, दैट इज द ओनली वे ऑफ कन्वर्टिंग अ वर्ब इनटू अ नाउन। तो ये यहाँ पे फाइनलाइजिंग हो जाएगा। द फाइट फॉर लिबरेशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड अ नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड। ट्रांसलेशन ये है कि जो लिबरेशन की लड़ाई है, स्वतंत्रता की लड़ाई है, वो लेकर आती है सबसे बेस्ट और सबसे उत्तम स्तर की क्वालिटी किसी भी मानव के अंदर। ये तो इसका ट्रांसलेशन है। प्रॉब्लम ये है कि एंड अपने दोनों साइड में चीज़ों को सेम करता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है और यहाँ भी डिग्री सुपरलेटिव नोबलेस्ट है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि डिग्री सुपरलेटिव में तो द लगता है, तो द लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ ए लगा दिया तो ये गलत है। अब मैं क्या द लगा दूँ यहाँ पे? अब समझिए, अगर मैंने यहाँ पे द लगा दिया तो फिर ये क्वालिटी तो यहाँ पे एक नाउन है, इसी नाउन के बारे में कह रखा है नोबलेस्ट, इसी नाउन के बारे में कह रखा है बेस्ट। तो जब एक ही नाउन का डिस्क्रिप्शन आप दो एडजेक्टिव से देते हो तो एक बार ही द लगाना है, सेकेंड टाइम रिपीट नहीं करना है किसी भी आर्टिकल को। अगर आप ऐसा कर दोगे तो फिर ये दो अलग अलग चीज़ें कहलाएंगी। ठीक है, इसलिए आप इस ए को हटा दो, तब ये सही होगा, आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 10th कह रहा है ए पेरेंट्स आर एबल टू गेट देयर चिल्ड्रन इनटू स्कूल्स दैट आर फार अवे, द नेक्स्ट चैलेंज इज ट्रांसपोर्टेशन। यदि पेरेंट्स तैयार हो जाते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल में डलवा देंगे तो जो कि बहुत दूर है, तो अगला चैलेंज उनके सामने होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, किसके द्वारा भेजा जाएगा बच्चों को स्कूल में। तो यहाँ सब कोई गलती नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, अपने स्थान पर सही है। अगले क्वेश्चन में आइए, नंबर 11। तो नंबर 11 कह रहा है कि ही इज ओरिजिनली फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड हैज़ कम हियर फॉर अ चेंज। वो ओरिजिनली या मूल रूप से तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से है और यहाँ बदलाव के लिए आया है, चेंज के लिए आया है। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि रिपब्लिक से पहले आपको लगाना चाहिए द। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि आप किसी भी देश के नाम से पहले, वैसे तो हम जनरली आर्टिकल लगाते नहीं हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि यूनाइटेड दे रखा हो, रिपब्लिक दे रखा हो, है ना, ऐसे केस में हम द लगा सकते हैं। द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जैसे दे रखा है, यूनाइटेड किंगडम होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है। ठीक है, तो यूनाइटेड शब्द हो या रिपब्लिक शब्द हो या स्टेट शब्द हो, वहाँ पे हम द लगाते हैं, तो ये द रिपब्लिक हो जाएगा। 12th कह रहा है आफ्टर केयरफुली कंसिडरेशन ऑफ योर प्रपोजल आई रिग्रेट टू से दैट वी आर अनेबल टू एक्सेप्ट इट। क्या कह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सावधानी पूर्वक सोच विचार करने के बाद में आपके प्रस्ताव पे सोच विचार किया गया, इसके बाद में मुझे खेद है ये कहते हुए कि हम लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, हम लोग असमर्थ हैं इसे स्वीकार करने में। ये इसका है ट्रांसलेशन। प्रॉब्लम ये है कि कंसिडरेशन जो है वो एक नाउन है और नाउन से पहले हमें चाहिए एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव चाहिए तो एलवाई को हटा दिया जाए, क्योंकि एडजेक्टिव में एलवाई जनरली आता नहीं है। ऐसा नहीं है कि एलवाई एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन ये केयरफुल जो है खुद ही एडजेक्टिव होता है, उसके बाद में एलवाई लगाया तो एडजेक्टिव के साथ एलवाई जोड़ने पर एडवर्ब बनता है, इसलिए केयरफुली नहीं होगा, केयरफुल होगा, क्योंकि नाउन का मॉडिफायर चाहिए, नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द चाहिए जो कि एक एडजेक्टिव होता है। फिर 13 कह रहा है डोंट टच अ वायर लेस्ट यू शुड नॉट रिसीव अ शॉक। तो कह रहा है तार को मत छेड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें शॉक लग जाए। सीधा सीधा मैं बात कर रहा हूं कि एग्जाम में आ जाए तो क्या आपको अप्रोच रखनी है। लेस्ट अगर आ जाए तो 2 चीज़ें देखनी है जो कि बार बार में एग्जामिनर आपसे पूछता है। पहली चीज़, इसके साथ नोट कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेस्ट खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है। लेस्ट का मतलब ही होता है कहीं ऐसा न हो जाए कि। दूसरी चीज़, लेस्ट के साथ या तो कोई मॉडल लगाइए मत, या तो एक ऑप्शन आपके पास है कि नो मॉडल, कोई मॉडल मत लगाओ, और अगर लगाते हो तो फिर आप शुड ही लगाना और कुछ मत लगाना। ठीक है, ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो लेस्ट के साथ नोट नहीं आएगा, एक शुड के अलावा कोई मॉडल नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शुड तो दे रखा है लेकिन नोट का प्रयोग भी है, और सिंस इट इज अ नेगेटिव वर्ड दैट इज वाई वी कैन नॉट ऐड नॉट विद लेस्ट, राइट। तो यहाँ पे तीसरा जो पोर्शन है उसमें नोट को रिमूव करके आप सेंटेंस को रेक्टिफाई कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द वर्ड इज एट अ क्रूशियली फेज इन इट्स फाइट अगेंस्ट द वायरस।
तो वर्ल्ड जो है एक बहुत ही ऐसे मतलब दौर में है जो बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही क्रिटिकल दौर है। वो दौर ये है कि इसकी वायरस के खिलाफ लड़ाई है, ठीक है। कोरोना वाले टाइम के में एक सेंटेंस मान लो कि कोरोना के आधार पर यह वाक्य लिखा गया है, तो वायरस के खिलाफ लड़ाई है, इस दौर में है। तो फेज जो है वो नाउन होता है, नाउन से पहले आपको एडजेक्टिव चाहिए होता है, एडजेक्टिव चाहिए होता है तो क्रूशियल करिए, क्रूशियल खुद एक एडजेक्टिव है, एलवाई जोड़ोगे एडजेक्टिव में तो एडवर्ब बनेगा, और नाउन का मॉडिफायर एडवर्ब नहीं हो सकता, इसलिए क्रूशियल आएगा। समथिंग हैज़ बीन इंटरप्रेटेड रॉन्गली हैव दे, तो कुछ ना कुछ तो गलत इंटरप्रेट किया गया है। इंटरप्रेट का मतलब होता है अर्थ बताना, अभिप्राय बताना, तो कुछ ना कुछ तो गलत मीनिंग बताया गया है, निकाला गया है। क्या नहीं निकाला गया है, ये क्वेश्चन टैग है। और क्वेश्चन टैग जो होता है ना वो अपन जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है उससे बनता है, पहली बात तो। और दूसरी बात जो प्रोनाउन, जो नाउन होती है या प्रोनाउन होता है वही यूज किया जाता है। तो यहाँ समथिंग है और समथिंग के लिए दे तो नहीं आ सकता। दूसरी बात, ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस है, और आपको पता है कि पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग किससे बनता है, नेगेटिव से। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, असर्टिव है, तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो फिर क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, पॉजिटिव, तो आपको यहाँ क्वेश्चन टैग कैसा बनाना है, नेगेटिव। और नेगेटिव बनाओगे तो यहाँ पे हैवंट होना चाहिए था, लेकिन आप देखिए समथिंग के साथ तो हैज़ ही आएगा, तो यहाँ पे करिए हैजेंट। और दूसरी बात, समथिंग चूंकि नॉन लिविंग या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए आता है, वस्तु की बात कर रहा है, निर्जीव के लिए आएगा, सजीव के लिए नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप लगाइए इट, दे नहीं आ सकता, प्लूरल के लिए आता है दे, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द आसियान इनिशिएटिव इन म्यांमार calls up an immediate cessation of violence and utmost restraint from all sides। तो आसियान का जो एक इनिशिएटिव है, पहल है, आसियान एक ग्रुप का नाम है, इसकी जो पहल है म्यांमार में, वो पहल, अब देखिए कॉल अप जो होती है फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है ब्रिंग समथिंग टू माइंड। आपकी मेमोरी में कुछ था पहले, आप उसको फिर से तरोताजा करना चाहते हो, उसको बोलते हैं कॉल अप। या फिर कॉल अप का मतलब होता है किसी को टेलीफोन करना, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ऐसा मतलब है नहीं, यहाँ तो ऐसा है कि आसियान के अंदर, आसियान का जो एक पहल है म्यांमार में, उसकी डिमांड ये है कि तुरंत सेसेशन हो। सेसेशन का मतलब है रोक दिया जाए, ठीक है, क्या, हिंसा को, और क्या किया जाए, अटमोस्ट रेस्ट्रेंट फ्रॉम ऑल साइड्स, और बिल्कुल रिस्ट्रेंट हो, नियंत्रण हो इस चीज पर, सभी पक्षों से कोई भी हिंसा ना करे, ये इसकी डिमांड है। तो डिमांड के लिए हम यूज करते हैं कॉल फॉर, ठीक। कॉल फॉर का मतलब है कुछ करने के लिए कहना, किसी करने के लिए डिमांड करना, तो कॉल फॉर आएगा, कॉल अप नहीं आएगा। कॉल अप तो टेलीफोन करना होता है या फिर ब्रिंग समथिंग टू माइंड होता है। और सेसेशन का मतलब नोट कर लेना है आपको, क्या होता है, सेसेशन का मतलब होता है रोक, रुकावट, मतलब एक पोज कह सकते हो, PAUSE। 17 है, ही टुगेदर विद हिज लॉन्ग टर्म कोलैबोरेटर वर अवॉर्डेड द डायरेक्ट मेडल फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स। तो उसे, और साथ में एक उसका कोलैबोरेटर है, उसको अवार्ड दिया गया, ये अवार्ड दिया गया, इस चीज के लिए मिला। ये तो इसका ट्रांसलेशन है। अब प्रॉब्लम ये है कि टुगेदर विद है, ये दे रखा है, और ये तो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसके बाद तो इसका ऑब्जेक्ट आता है, इसका सब्जेक्ट तो ये रह गया, तो ही को देखकर हम लगाएंगे वॉज। या आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जो कंकर्ड टॉपिक है उसमें पढ़ा होगा कि एज वेल एज हो, टुगेदर विद हो, विद ऑल हो, हार्डली हो, सॉरी हेडेड बाई हो, कंट्रोल्ड बाई हो, लेड बाई हो, बिसाइड्स हो, इन एडिशन टू हो, लाइक या अनलाइक हो, ऐसे कुछ शब्द होते हैं। तो उनसे जुड़ने वाले 2 शब्दों में से पहले वाला होता है सब्जेक्ट, बाद वाला होता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को देखकर ही लगती है वर्ब, तो ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज। फिर कह रहा है यू कैन चेक इन ऑनलाइन, तो आप चेक इन कर सकते हो ऑनलाइन, बट यू हैव टू डू इट एट लीस्ट 4 hours फ्रॉम योर फ्लाइट। तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, चेक इन कर सकते हो, लेकिन आपको ये काम कम से कम कब करना पड़ेगा, फ्लाइट से 4 घंटे पहले करना पड़ेगा ना, फ्रॉम थोड़ी ना आएगा। तो सॉरी, यहाँ पे यू हैव टू डू इट एट लीस्ट 4 hours फ्रॉम योर फ्लाइट, फ्रॉम नहीं आएगा, फ्रॉम तो से होता है, बिफोर पहले के लिए यहाँ पे आप लगा दीजिए बिफोर, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। 19 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कह रखा है वी विल बी लाइंग ऑन द बीच नाउ इफ वी हैड नॉट मिस्ड द प्लेन। इसका मतलब यह है कि अगर हमने प्लेन को मिस नहीं किया होता तो हम लोग अभी तो क्या है, बीच पर लेटे हुए होते, कहीं की यात्रा कर रहे हो, कि हम फ्लाइट से पहुंच जाते बीच पर, मान लीजिए लेट से गोवा बीच पर पहुंच जाते, फ्लाइट हो गई मिस,
तो फिर वो सोच रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, ये मतलब एक चीज जो है ऐसा हो जाती। तो यहाँ पे आप समझें कि इफ के साथ में दे रखा है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है। इफ के साथ जब आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हो तो दूसरे साइड में हम लगाते हैं वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, ये सब। वुड हैव लगा सकते हो, कुड हैव लगा सकते हो, शुड हैव लगा सकते हो, माइट हैव लगा सकते हो, और चूंकि इसमें हैव आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी आपको। तो यहाँ वी विल बी लाइंग ऑन के स्थान पे यहाँ करिए वुड, फिर करिए हैव, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म बीन, वी वुड हैव बीन लाइंग, ये आपका आंसर होगा। अगला कह रहा है कि रमा हैड आस्क्ड मी वंस आई वुड हैव गिवन हर सम यूजफुल एडवाइस। तो रमा ने मुझसे कहा था एक बार कि आई वुड हैव गिवन हर सम यूजफुल एडवाइस। तो आई वुड हैव गिवन हर मतलब मैं देता उसे यूजफुल एडवाइस, तो थोड़ा सा अर्थ निकल नहीं रहा। अगर मैं आस्क्ड मी को सही मान लेता हूँ, सपोज करो, तो कोई कंजंक्शन वगैरह होता तब जाके हम जोड़ते सेंटेंस को, लेकिन ये सेंटेंस कंडीशनल है एक बार फिर से। और जब कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ ये सब नहीं होते हैं, कोई भी क्या कह सकते हो कि कोई भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं हो रखा होता है, तो हम इसको इन्वर्जन में कन्वर्ट कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालिए, सब्जेक्ट से पहले रखिए, तो फिर ये बन गया हैड रमा आस्क्ड मी वंस। यदि रमा ने मुझे एक बार भी कहा होता तो फिर मैं उसे कुछ ना कुछ उपयोगी सलाह देता, ये इसका ट्रांसलेशन है। तो आप समझिए फिर से, ये 1920 सेम काइंड ऑफ सेंटेंस है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दूसरे साइड में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, इसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, हैड को बाहर निकालना पड़ेगा। आंसर आप मार्क करेंगे 1 नंबर, ठीक है।